हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण विधि से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 4 लेकर आए हैं, जो आपके लिए सीटेट, रीट आदि महत्वपूर्ण जो टेट एग्जाम में सभी में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपने अगर इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ये निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। देश में अराजकता बढ़ रही है। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। देश में अराजकता की समस्या गंभीर बढ़ रही है। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें कहा है अराजकता। यही अराजकता शब्द आया है, तो अराजकता स्वयं एक समस्या है। तो यहाँ पर ये समस्या जो शब्द आ रहे हैं ये तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं, दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि अराजकता शब्द ही एक स्वयं समस्या होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही वाक्य होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो हो जाएगा ए, देश में अराजकता बढ़ रही है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ना कि बी और ना सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये बताना है। यानी पानी का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। यानी अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द, ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हों तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए, चमक, कांति, दंभ, पार्श्व। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं पूछा गया है। तो देखिए, पानी के अनेकार्थक शब्द आते हैं चमक, कांति, दंभ, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि, ये सभी पानी के शब्द हैं। शर्म, लज्जा, ये सभी पानी के अनेकार्थक शब्द के रूप में उपयोग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा इसने पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं, पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पानी का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा पार्श्व। क्या हो जाएगा, पार्श्व। पार्श्व का अर्थ होता है बगल में। क्या होता है, बगल में। तो यहाँ पर पार्श्व पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ये शुद्ध वाक्य बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। सर थॉमस रो ने जहांगीर की उपहार भेंट किया। जहांगीर की उपहार के आ रहा है तो ये गलत। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार प्रदान किया। जहांगीर को उपहार प्रदान किया। तो यहाँ पर आ जाएगा सर थॉमस रो ने जहांगीर को क्या दिया, उपहार। इनमें से कोई नहीं, ये भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, क्या हो जाएगा, सर थॉमस रो ने जहांगीर को क्या दिया, उपहार दिया। क्या दिया था, उपहार दिया था। तो बी आंसर यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक शब्द का अनेकार्थक शब्द है। अशोक का अनेकार्थक, तो देखिए, एक वृक्ष, हेतु, मूल्य, आरंभ। तो देखिए अशोक क्या होता, अशोक का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा होगा। अशोक क्या होता है, एक वृक्ष होता है। अशोक का वृक्ष भी होता है, तो यहाँ पर एक वृक्ष अशोक का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। अशोक का अनेकार्थक और भी देखते हैं, मगधराज। मगधराज, शोक रहित। मगधराज, शोक रहित आदि, और एक वृक्ष, ये सभी क्या है, अशोक के अनेकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम शब्द का अनेकार्थक शब्द है। आम, रसाल, खुशी, अंकबार, अपार। तो देखिए आम, आम के आपने पर्यायवाची भी पढ़े होंगे। तो आम का अर्थ होता है रसाल। क्या होता है आम का पर्यायवाची, रसाल। तो रसाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। वैसे अगर अनेकार्थक शब्दों की बात करें तो आम का है सामान्य,
साधारण, रसाल, एक फल आदि, ये आम के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर शब्द का अनेकार्थक शब्द है अंतर, डंठल से अलग किया हुआ, बिड़गाव, प्रतीक्षा, अंतर्धान, अंतर्धान। तो अंतर शब्द का अनेकार्थक शब्द पूछा है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए डंठल से अलग किया हुआ, ये तो अलग में आ गया। बिलगाव अलग, ये भी अलग आ रहा है। प्रतीक्षा करना, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो अंतर्धान, जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ये सही होने वाला है। अंतर्धान, डी सही हो जाएगा। क्यों, अंतर का अर्थ होता है भिन्न या अलग। अंतर्धान, तो ये सभी क्या है, अंतर शब्द के अनेकार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी लोई उतर गई तो कोई क्या करेगा, यानी किसी व्यक्ति ने लोई ओढ़ रखी है और उसकी लोई उतर जाए तो वह क्या करेगा, कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता है का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ होता है, क्या होता है, लोक में प्रचलित उक्तियाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशर्म होना, प्रति की आवश्यकता से बहुत कम होना, लज्जा हरित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म होना, लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म होना, ये रहित है, रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म होना, किसी का दोष किसी पर मरना। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या होगा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी किसी भी एक व्यक्ति की अगर शर्म उतर जाए, उसे कोई भी शर्म नहीं रहे या लज्जा नहीं रहे, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो उतना ही और अधिक बेशर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म हो जाना, यानी जिसको लज्जा या शर्म नहीं रहती, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहता, तो वो अत्यधिक बेशर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीके पकवान, लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए आम नाम की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य का तुच्छ होना, अनिश्चित होना, अपने काम से काम रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा, अनिश्चित नहीं होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी केवल कोरा भारी दिखावा, यानी नाम कुछ और कार्य कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर प्रतिष्ठा के अनुरूप, नाम की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य का तुच्छ होना, यानी कोरा भारी दिखावा, यह आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी एक अनार 100 बीमार, दूसरी प्रवृत्तियां साथ साथ होना, पूर्ति की तुलना में अधिक होना, एक चीज या पद के दो समान दावेदार, अनिश्चित होना। एक अनार 100 बीमार, यानी एक पद के लिए अनेकों प्रत्याशी, यानी पूर्ति की तुलना में अधिक होना, क्या हो जाएगा, पूर्ति की तुलना में अधिक होना, यानी वस्तु एक है और लेने वाले अनेक हों, तो पूर्ति की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक होना। तो बी आंसर इसका निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं ही कुल्हाड़ी मारना, यहीं पर अर्थ में कर रहा है, स्पष्ट हो रहा है इसका आंसर। वैसे मुहावरे का अर्थ है संकोच त्यागना, ये नहीं होगा। अपनी हानि करना, मूर्खता से काम करना, कठोर वचन कहना। तो देखिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी स्वयं की हानि करना, अपनी हानि करना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, अपनी हानि करना, भी आंसर हो जाएगा, यानी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपना सा मुंह लेकर रहना, मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, खिसिया जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन विपत्ति सहना, नज़र बचाना, लज्जा के कारण सामने ना आना। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अपना सा मुंह लेकर रहना, तो शर्मिंदा होना या लज्जित होना, तो ये आंसर हो जाएगा लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके
ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आँख रखना मुहावरे का अर्थ है। आँख रखना यानी किसी पर नज़र रखना या आँख रखना, देखना, आप इससे ही पता चला नज़र रखना किसी पर, दोनों ओर मुसीबत, ये नहीं होगा। कपटी और विश्वासघाती, ये भी नहीं होगा। निगरानी रखना और परख की समर्थ रखना, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नापसंद करना, ये यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों? तो वो हमारा निगरानी रखना, नज़र रखना, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में अयादी संधि प्रयुक्त है, यानी अयादी संधि का उदाहरण बताना है। किसमें है? सदैव, अन्वेषण, न्यून, पवित्र। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अयादी संधि की विशेषता या पहचान क्या है? शब्द में अय, आ, आय, अब, आव, क्या है? अय, आय, अब और आव अगर दिखाई देते हैं शब्द के मध्य में, ए, आय, अब, आव शब्द के मध्य में दिखाई दें तो क्या बन जाती, कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, इसमें कौन सी में दिख रहा है आपको ए, आय, अब, आव? तो देखिए सदैव, एवं, अन्वेषण, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। न्यून, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो पवित्र जो है हमारा डी वाला जो आंसर है, पवित्र, तो इसका हो जाएगा, संधि करेंगे तो प प्लस एत्र, प प्लस एत्र, क्या हो जाएगा? प प्लस एत्र। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है? प, अब आ रहा है, क्या हो रहा है? अब, पवित्र, पव प्लस इत्र। अगर हम इसको वैसे तोड़ें तो पव प्लस इत्र, तो अब आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? स्वर से पहले अब आ रहा है इसे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? प प्लस इत्र। तो यहाँ पर हमारी संधि हो गई अयादी संधि। कौन सी हो गई? अयादी संधि। डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में व्यंजन संधि प्रयुक्त है, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। कौन सा है? सख्युचित, सदाचार, चिन्मय, हरिष्यते। देखिए मेरे प्यारे साथियों, व्यंजन संधि किसमें होगी यहाँ पर? देखिए सख्युचित, सखी प्लस उचित, सखी प्लस उचित, तो यहाँ पर व्यंजन नहीं है। सदाचार, सद प्लस आचार, तो यहाँ व्यंजन आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? व्यंजन संधि पूछी है उसने, सद प्लस आचार, तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा। फिर देखिए चिन्मय, चिन्ह प्लस मैं, क्या हो रहा है? चिन्मय, यहाँ पर भी व्यंजन और यहाँ पर भी व्यंजन, दोनों व्यंजन आ रहे हैं। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? चिन्मय में व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? व्यंजन संधि। किसमें होगी? चिन्मय में। हरिष्यते, यहाँ पर भी व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो गया सी, चिन्मय। चिन्मय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि प्रयुक्त है, स्वर संधि का किसमें प्रयोग हुआ है? चिन्मय, अनविंत, रत्नाकार, सख्युचित। रतन प्लस आकार, रत्नाकार। अन प्लस इत, अन प्लस इत, अन्वित, अन प्लस इत। तो फिर देखिए अगला है चिन्मय, यहाँ पर व्यंजन संधि, यहाँ पर भी व्यंजन संधि और यहाँ पर भी व्यंजन संधि। तो इसने पूछा स्वर संधि प्रयुक्त है, क्या पूछा है इसने? स्वर संधि प्रयुक्त हुई है, ये बताना है। तो किस में हुई है मेरे प्यारे साथियों? स्वर संधि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अभी आपको हमने बताया था। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? स्वर संधि का प्रयोग पूछा है उसने, तो सख्योचित किसमें हो जाएगा? सख्य उचित। और देखते हैं दोबारा से, एक क्वेश्चन शायद गलत भी हो सकता है वैसे।
यहाँ पर देखिए और करके देखें संधि विच्छेद। यहाँ पर हम रत्नाकार, रतन प्लस आकार, रत्नाकार, रतन प्लस आकार, रतन प्लस आकर, रत्नाकर, आ प्लस आ, यहाँ भी स्वर संधि है। अनुवित, अनुवित, अनु प्लस इत, यहाँ भी देखिए वैसे स्वर संधि हो रही है। सख्योचित, और इसमें भी स्वर संधि है। तो यहाँ पर 3 ऐसे शब्द हैं जिनमें स्वर संधि है, लेकिन चिन्मय में स्वर संधि नहीं है। यहाँ पर ये गलत दे दिया है, इसको यहाँ पर पूछना चाहिए था स्वर संधि नहीं है। क्या पूछना चाहिए था? यहाँ पर हमें स्वर संधि नहीं है पूछना चाहिए था, चिन्मय में स्वर संधि नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? चिन्मय आंसर होगा, नहीं आना चाहिए था यहाँ। क्या आना चाहिए था? नहीं। तो चिन्मय आंसर होगा इसका भी। नहीं, सख्युचित, अन्वित और रत्नाकर, इन सभी में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका कोई काट ना हो, यानी जिसे कोई काट नहीं सके उसे क्या कहेंगे? अकाट। काटनीय है, प्रकाट या उकाट। तो देखिए जिसका कोई काट ना सके तो उसको क्या कहेंगे? अकाट। क्या कहेंगे? अकाट। ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है उपमान, उपमानी, अनुपम, अनुपमान। जिसकी उपमा ना हो तो क्या कहेंगे उसे? अनुपम। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? अनुपम। जिसकी उपमा ना की जा सके, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य जाति से परे के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी मनुष्य जाति से परे, मानवेतर, मानव जात, जात विहीन, देवता। देखिए देवता नहीं होगा, जात विहीन भी नहीं होगा, मानव जात यानी मानव जाति से संबंधित हो गया ये भी नहीं होगा। मानवेतर यानी मानव से हटकर, तो मानव जाति से परे, ए वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, मानवेतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थावर का विलोम है जंगम, निस्तावर, सरल, पतन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर। स्थावर का होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरल शब्द का विलोम शब्द है सुमति, विरल, सरल, सुधा। देखिए गरल का क्या अर्थ हो जाएगा मेरे साथियों? विलोम शब्द होगा गरल का सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। डी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। गरल, गरल का हो जाता है सुधा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्पण का विलोम शब्द है अर्पण करना, किसी को चढ़ाना या देना। कर्पण ये नहीं होगा, ग्रहण यानी लेना, अर्पण देना, ग्रहण लेना, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। परपण और दर्पण ये नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? अर्थ से ही पता चल गया दूसरे ऑप्शन पर जाते ही। तो कौन सा हो जाता है? बी, ग्रहण करना। अर्पण चढ़ाना या देना, किसी दूसरे को ग्रहण देना। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्ज का पर्यायवाची शब्द है अब्ज। अब्ज का अर्थ होता है, अर्थ समझ लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा आपको। अब्ज वैसे कमल, निरशंस, कमल, अतुल, जनेश्वरा। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं इसका। तो देखिए अब्ज का पर्यायवाची शब्द, अब्ज का मतलब है जल में जन्म लेने वाला। अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। और जल में जन्म कौन लेता है? कमल। कौन होता है? कमल होता है। जल में जन्म किसने लेता है? कमल ले। तो कमल यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब्ज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल, पंकज, जलज, जल में जन्म लेने वाला, पंकज, कमल, जलज, ये सभी किसके हैं? पर्यायवाची अब्ज के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हैरम का पर्यायवाची शब्द है, हैरम का पर्यायवाची शब्द है। अमरस, एकदंत, मयूख, हरिचंदन। तो देखिए आपने सुना भी होगा हैरम गणपति मंदिर, हैरम गणपति मंदिर। और गणपति गणेश को क्या कहा जाता है? एकदंत। क्या कहते हैं? एकदंत। तो हैरम का पर्यायवाची हो जाए एकदंत। गणेश, गणपति किसके होंगे? हैरम के पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शिक्षण में परीक्षण प्रयुक्त करते हैं। हिंदी शिक्षण कराते समय परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, ये भी दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी शिक्षण में परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हिंदी शिक्षण करते समय निष्पादन और निदानात्मक दोनों परीक्षणों का प्रयोग होता है। तो सी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी शिक्षण में अशुद्धियों का पता चलता है। हिंदी शिक्षण में अशुद्धियों का पता किससे लगता है? निदानात्मक परीक्षण से, मानक परीक्षण से, साफल्य परीक्षण से, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण से। निदान, अशुद्धियों का पता कैसे चलेगा? निदान करेंगे हम किसी समस्या का, तो निदानात्मक परीक्षण जो किए जाते हैं उनसे अशुद्धियों का पता लगाया जाता है। ए वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्न में से हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। यानी हिंदी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसका सिद्धांत नहीं है। सत, असत का सिद्धांत है, सत्य असत्य का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत। तो हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय मेरे प्यारे साथियों सत्य असत्य के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्रिया का सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है, एकीकरण का सिद्धांत भी किया जाता है और समवाय का सिद्धांत भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छात्रों में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है। यानी छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किसके लिए होता है? अध्ययन करने में, प्रपाक में, सीखने के अनुभव में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए यहाँ पर छात्रों के पाठ्य पुस्तकों का उपयोग अध्ययन में भी होता है, प्रपाक में भी होता है, उनको परिपक्वता प्रदान करने में भी होता है और सीखने के अनुभव में भी होता है। लेकिन तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का अंग है। ये गद्य और पद्य दोनों हिंदी के भाग हैं और जब गद्य शिक्षण कराया जाता है तो उसका अंग है व्याख्या, वाचन, विचार विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, गद्य शिक्षण का अंग है तो क्या हो जाएगा? देखिए गद्य शिक्षण कराते समय व्याख्या की जाती है, वाचन भी कराया जाता है, विचार विश्लेषण भी किया जाता है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी गद्य शिक्षण के अंग होते हैं। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की मुख्य विशेषता है। व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या होती है? शब्दानुशासन, भाषा की शुद्धता, भाषा का शरीर विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, व्याकरण की मुख्य विशेषता यही शब्दों का अनुशासन, ये भी सही है। भाषा की शुद्धता भी व्याकरण से की जाती है, भाषा का शरीर विज्ञान यानी शरीर विज्ञान भी व्याकरण को कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डी वाला जो आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। व्याकरण की विशेषताएं होती हैं, शब्दानुशासन भी होता है, भाषा की शुद्धता भी होती है, भाषा का शरीर विज्ञान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुकरण से अभ्यास की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो देखिए यहाँ पर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी शिक्षण सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर भी शिक्षण सूत्र है, लेकिन अनुकरण से अभ्यास की ओर ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अनुकरण से अभ्यास की ओर ये यहाँ पर शिक्षण सूत्र नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।